हेलो नमस्कार दोस्तों। जो भारत के शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने अभी लोकसभा के अंदर ये बात कही कि हम लोगों को एक डिबेट करना चाहिए, साथ में मिलकर हमको डिसाइड करना चाहिए कि एमपी कोटा जो कि केंद्रीय विद्यालयों के अंदर दिया जाता है उसे हमें कंटिन्यू करना या उसे हम लोगों को रोक देना। इतना ही नहीं, भारत के जो स्पीकर है, लोकसभा के जो स्पीकर है ओम बिरला, उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई है इसी चीज के लिए कि केंद्रीय विद्यालय के अंदर जो एमपी कोटा मिलता है वो एमपी कोटा हम लोगों को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सवाल उठता है एमपी कोटा क्या है, किस तरीके से इसका मिसयूज होता है, किस तरीके से इसका ओवर यूज होता है और क्यों इसे हटाने की बात की जा रही है। हम लोग सारी चीजें समझेंगे, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ मैसा10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा लाइव ली जाती है, आप यहाँ पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। इस मसले को समझने से पहले ये समझते हैं कि केंद्रीय विद्यालय क्या है। केंद्रीय विद्यालय ये सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं। ये स्कूल क्यों बनाए गए? एक्चुअल में 1963 में सेकंड पे कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया, जिसके बाद एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में ये स्कूल बनाए गए। और ये स्कूल इसलिए बनाए गए क्योंकि कई सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जिनका लगातार ट्रांसफर होता रहता है, जैसे मिलिट्री पैरामिलिट्री के लोगों का भी लगातार जो है वो ट्रांसफर होता रहता है। ऐसी कंडीशन में पेरेंट्स के लगातार ट्रांसफर होने की वजह से बच्चे की पढ़ाई हैम्पर कर जाती है। जैसे आप मानो कि एक बच्चा जो है वो फर्स्ट क्लास के अंदर है, फर्स्ट क्लास का बच्चा है, अभी आधे सत्र तक पढ़ा है और उसके बाद में उसके पेरेंट का ट्रांसफर हो गया, तो जब दूसरे स्कूल में जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहां पर वापस से शुरुआत से उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब आधे सत्र में कोई उसका एडमिशन लेगा नहीं, मतलब अगले साल उसका एडमिशन कराना पड़ेगा वापस से फर्स्ट क्लास के अंदर। एक साल का सीधे नुकसान हो जाएगा। ये प्रॉब्लम जो है वो कई सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल को फेस करनी पड़ती थी। इस कारण से 1963 में केंद्रीय विद्यालय बनाए गए थे जो कि लगभग 1200 नंबर में है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो जब पेरेंट का ट्रांसफर हो जाए तो एक केंद्रीय विद्यालय से दूसरे केंद्रीय विद्यालय में बच्चे का सीधे ट्रांसफर हो जाता है, वहां पर वापस से शुरू से नहीं पढ़ना पड़ता है, वो बीच सत्र से भी उस केंद्रीय विद्यालय के अंदर आ जाता है। ये सारी चीजों को मेंटेन किया गया था केंद्रीय विद्यालय के अंदर। अब ये जो केंद्रीय विद्यालय बने, इन केंद्रीय विद्यालय की बहुत डिमांड है, जहां पर सीबीएसई की पढ़ाई हो रही है। और केंद्रीय विद्यालय मतलब सरकार है, सरकारी स्कूल है। ऐसे सरकारी स्कूल जहां पर सीबीएसई की पढ़ाई हो रही है और सीबीएसई के रिजल्ट के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं आगे बच्चों के। साथ में इतना ही नहीं, आप देखोगे तो सरकारी स्कूल है तो सस्ते दामों में पढ़ाई हो रही है। इसके कारण से कई सारे लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है वो केंद्रीय विद्यालय में पढ़े, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय की डिमांड जो है वो ज्यादा है। अब क्या है कि पेरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वो फिर कुछ नए रूट ढूंढते हैं, जिसके अंदर एमपी कोटा भी अपने आप में एक रूट है। एमपी कोटा क्या है? 1975 के अंदर केंद्रीय विद्यालय संगठन ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है, जिसका काम है केंद्रीय विद्यालय को चलाना। 1975 में इसने एक स्कीम निकाली जिसके अंदर इसने कहा कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट को, जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट है उनको सर्व करने के लिए एक मौका हम लोग और देते हैं, एक बेहतर अपॉर्चुनिटी हम लोग और देते हैं, एक बेहतर ऑप्शन हम लोग और देते हैं। जिसके अंदर केंद्रीय विद्यालय संगठन ने यह कहा कि कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट रिकमेंड किए जा सकते हैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा। मतलब अगर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं तो मैं कुछ स्टूडेंट रिकमेंड करूंगा केंद्रीय विद्यालय को और केंद्रीय विद्यालय उनका एडमिशन लेगा। ये बच्चे कौन होंगे? तो ये बच्चे वो होंगे जिनके पेरेंट्स मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर रहते हैं, और दूसरा कि जो बच्चा है वो क्लास 1 से 9 के बीच में होना चाहिए। मतलब पेरेंट्स का ऐसी कंडीशन में केंद्रीय विद्यालय के अंदर अगर अपने बच्चे को एडमिशन कराना है तो उनका गवर्नमेंट ऑफिशियल होना जरूरी नहीं है, उनका बस एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से जान पहचान होना जरूरी है, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। ये तो होता था। अब क्या हुआ कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो लगातार चेंज भी हुए। इवन आप देखोगे तो 2 बार तो इस एमपी कोटा को हटा भी दिया गया था। शुरुआत में 2 बच्चों का रिकमेंडेशन ये लोग दे सकते थे, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दे सकता था। बाद में फिर 2011 में 5 कर दिया गया, 2012 में 6 कर दिया गया, 2016 के अंदर लगभग 10 स्टूडेंट का रिकमेंडेशन जो है वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दे सकता था, और आज भी 10 स्टूडेंट तक का रिकमेंडेशन एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दे सकता है। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करूं तो यहां पर आपको लोकसभा के भी मेंबर मिलेंगे, यहां पर आपको राज्यसभा के भी मेंबर मिलेंगे। लोकसभा के अंदर 543 मेंबर है और राज्यसभा के अंदर 245 मेंबर है। टोटल 788 मेंबर होगा। इसके आगे एक 0 लगा दो क्योंकि हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 10 स्टूडेंट का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय के अंदर करा सकता है। मतलब एमपी कोटा से मैक्सिमम 7880 एडमिशन हो सकते हैं। इवन एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो 450 बच्चों का और एडमिशन करा सकता है। मतलब यहां पर आप 450 और प्लस कर दो, इतने टोटल स्टूडेंट जो है वो रिकमेंडेशन के जरिए एडमिशन ले सकते हैं।
हालांकि ये 450 वाला जो सिस्टम है वो अभी हटा दिया गया। अब हुआ क्या कि किस तरीके से ये एडमिशन होता है, जैसे मतलब मान लो कि मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, तो मेरा जो ऑफिस होगा उस ऑफिस के अंदर से एक कूपन जाएगा, ये कूपन जाएगा केंद्रीय विद्यालय संघ को और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, और वो जो कूपन है उसके आधार पर मैं बताऊंगा कि इस केंद्रीय विद्यालय में मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का ये व्यक्ति है, उसका ये बच्चा है, और उनकी मैं डिटेल दूंगा, एड्रेस वगैरह, इनका इस केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराना है। जिसके बाद में केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट के ऊपर एक लिस्ट आएगी कि कौन कौन से बच्चों के कूपन आए हैं। अब उसके बाद जो पेरेंट्स हैं उनको पता लगेगा कि अच्छा हमारे बच्चे का कूपन जो है वो आ गया केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पे, तो वो उस कूपन को प्रिंट निकालेंगे और उसके साथ में बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह जो भी नॉर्मल डॉक्यूमेंट स्कूल में एडमिशन के लिए लगते हैं वो एडमिशन के लिए लेके जाएंगे। उसके बाद में एक फीस चालान जनरेट होगा, वो फीस पे करेंगे, उसके बाद बच्चा जो है वो केंद्रीय विद्यालय के अंदर एडमिशन ले सकता है। इस तरीके से एमपी कोटा जो है वो पूरी तरीके से वर्क करता है। अब एमपी कोटा के अंदर मैंने क्या बताया था, मैक्सिमम लोग जो है वो 7880 ही हो सकते हैं, पर आप समझो कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ये कौन है, ये संसद के लोग हैं, ये बड़े बड़े नेता हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इनके द्वारा दिए हुए रिकमेंडेशन मानने पड़ते हैं। अब आप एक सांसद को इमेजिन करो, तो वो जो सांसद है वो कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सांसद बना है तो उसकी कितनी पहचान होगी, कितने लोग उसको जानते होंगे। ऐसी कंडीशन में उसके ऊपर बहुत प्रेशर आता है कि हमारे बच्चे का करा दो, हमारे बच्चे का करा दो, जिसके कारण से कई बार ये जो नंबर है वो 7880 से ज्यादा हो जाता है। जैसे पिछली बार ये 8164 बच्चों का एडमिशन इनको कराना पड़ा था। कई बार सांसद जो है वो 10 बच्चों से ज्यादा नहीं करता है, तो वो फिर क्या कर देता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास भेज देता है, जिसके कारण से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जिसको 450 बच्चे ही अलाउ किए गए थे, उसके रिकमेंडेशन से 9402 बच्चे जो हैं उन्होंने एडमिशन लिया था। जिसके बाद में फिर 2021 अगस्त के अंदर ये वाला जो कोटा ये तो हटा ही दिया गया, ये जो डिस्क्रिप्शन है ये हटा ही दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा, क्योंकि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के ऊपर इतना प्रेशर पड़ रहा था। और अभी जो है इसे भी हटाने की बात की जा रही है। क्यों हटाने की बात की जा रही है, पहले भी कभी ये एमपी कोटा हटा है क्या, तो चलो पहले उसको देखते हैं। तो होता क्या है कि जब ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो एडमिशन ले लेते हैं और इवन केंद्रीय विद्यालय उनको मना भी नहीं कर पाता, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो टीचर स्टूडेंट का रेशियो है वो कमजोर होता है, जिसके कारण से रिजल्ट के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ता है, बच्चे की पढ़ाई के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ता है। और जो मेन एम है, ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स सरकारी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं और उनका लगातार ट्रांसफर हो रहा है, उन बच्चों की पढ़ाई को वो क्वालिटी नहीं मिल पाती है। ऐसी कंडीशन में एमपी कोटा को जो है वो हटाने की बात जो है वो की जा रही है। इसके पहले भी एमपी कोटा हटा था, 1997 के अंदर एमपी कोटा को हटाया गया था, 1975 में लेके आया गया और फिर 1997 में से हटाया गया। बाद में 1998 के अंदर, एक साल के अंदर ही वापस से ही आ गया। इवन 2010 के अंदर जब यूपीए की दूसरी बार सरकार आई थी, जिस दौरान में कपिल सिब्बल MHRD थे, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, तो MHRD उस समय पर जब वो थे, तो उस समय पर हम लोगों को देखने को मिला था कि इन्होंने इसे हटा दिया था एमपी कोटा को। उसके बाद इनके ऊपर बहुत प्रेशर आया। जब इनके ऊपर प्रेशर आया ना, तो इन्होंने न केवल वापस से एमपी कोटा लाया, पर याद करो 2011 और 2012 के अंदर मैंने बताया था कि नंबर ऑफ बच्चे जो एमपी कोटा के जरिए एडमिशन ले सकते हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनका रिकमेंडेशन दे सकता है, वो नंबर बढ़ गया था। 2011 के अंदर 5 हो गया था और 2012 के अंदर 6 हो गया था। तो प्रेशर इतना पॉलिटिकल पड़ा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है रिकमेंडेशन के जरिए उनको भी बढ़ा दिया गया, न केवल इसे कंटिन्यू किया गया। 2016 के अंदर मैंने बताया कि ये जो नंबर है ये फिर एनडीए सरकार द्वारा और 10 कर दिया गया, मतलब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 10 बच्चों का रिकमेंडेशन जो है वो दे सकता है। वही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो रिकमेंडेशन है उनका क्या, तो एक्चुअली में जब स्मृति ईरानी HRD मिनिस्टर थी तब तक तो ये डिसकंटिन्यू रहा, उसके बाद में कंटिन्यू किया गया था 450 वाला। बाद में फिर क्या हुआ कि अभी 2021 के अंदर जब मिनिस्टर के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ा, हमारे बच्चे का भी एडमिशन करा दो, हमारी पहचान में भी ये व्यक्ति है उसका एडमिशन करा दो, जिसके कारण से 9000 से ज्यादा एडमिशन चले गए थे। तो उसके बाद 2021 के अंदर ये 450 वाला एडमिशन भी वो हटा दिया गया। अब बात करते हैं कि एमपी कोटा जो है वो खबरों के अंदर क्यों है। तो रिसेंटली क्या हुआ कि जो कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मनीष तिवारी, उन्होंने एक बहुत अच्छा आर्गुमेंट पेश किया, जिसके अंदर इन्होंने कहा कि देखो यार, हम लोग लगभग 35 से 40 लोगों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हमको 20 से 15 लाख लोग जो हैं वो वोट देते हैं, तब जाके हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। ऐसी कंडीशन में कई सारे लोग अपने बच्चे के एडमिशन के लिए हम लोगों के पास में आते हैं। कई सारे लोगों के अंदर से कुछ लोगों को चुन के उनका रिप्रेजेंटेशन करना, उनके बच्चों का एडमिशन कराना सरासर गलत है। हम लोग तो सबके रिप्रेजेंटेटिव हैं।
ऐसी कंडीशन में या तो एमपी कोटा का नंबर 10 से बढ़ा के 50 कर देना चाहिए या फिर इस एमपी कोटा को हटा ही देना चाहिए। जिसके बाद भारत के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कहा कि हम लोगों को लोकसभा के अंदर डिबेट करना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए कि हम लोगों को ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो कोटा है उसे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। इतना ही नहीं, जो भारत के स्पीकर हैं, इवन लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग सजेस्ट की है जिसके अंदर ये डिसाइड किया जाएगा कि ये जो एमपी कोटा है उसे कंटिन्यू करना है या नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही लगते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको कोड यूज करना है SRC10, जिसके बाद में आपको मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। और दोस्तों आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ही क्यों लेना है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका रिजल्ट, जिसकी फैकल्टी और जिसका अभी तक के फीचर वो बोलते हैं बेस्ट है यहाँ पर सब कुछ। अगर आप सोचो फैकल्टी, तो आप खुद सोचो ना कि यार मतलब कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थे, वहां पर आपके जो फेवरेट एजुकेटर थे आज वो कहाँ पढ़ा रहे हैं, अनअकैडमी के ऊपर। कई सारे ऑफलाइन एजुकेटर जो थे वो आज कहाँ पढ़ा रहे हैं, अनअकैडमी के ऊपर। जहां पर जो बेस्ट था वो आज कहां पर है, अनअकैडमी पे। तो कंट्रोवर्सी में क्यों पढ़ना, इन बेस्ट एजुकेटर से ही आपको पढ़ना है। इवन अनअकैडमी का रिजल्ट बोलता है पिछली बार 170 से ज्यादा टॉपर आपको अनअकैडमी से देखने को मिले। मतलब 450 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अलग, ऑफलाइन क्लासेस अलग, उनके द्वारा 3/4 सिलेक्शन हुए और 1/4 सिलेक्शन अनअकैडमी ने अकेले किए। हर चौथा बच्चा जो कि यूपीएससी के अंदर सिलेक्ट हुआ वो अनअकैडमी से था। तो अनअकैडमी का रिजल्ट बोलता है जाओ सब्सक्राइब करो, कोड यूज करो SRC10। इसके अलावा प्राइजेस कुछ इस तरीके से हैं। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आपको 10% तक का डिस्काउंट यहां पर मिल जाएगा। आप लोगों के लिए मेगा कॉम्बैट भी अवेलेबल है जहां पर आपको स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हो आप लोग। करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी द्वारा चलाई जा रही है, पाथफाइंडर की। अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट भी अनअकैडमी द्वारा चलाए जा रहे हैं। अनअकैडमी की पेस्ट टेस्ट सीरीज भी चल रही है। इन सारी चीजों के जरिए अनअकैडमी चाह रहा है कि आपका प्रीलिम्स बेटर नहीं बेस्ट हो। तो इन सारी चीजों के अंदर भी आप लोग बिल्कुल से एनरोल कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।